बचपन से ही मुझे मैग्नेट्स बहुत पसंद है। मैं इनके साथ घंटों तक खेला करता था। लेकिन तब भी मेरे दिमाग में एक सवाल था कि कैसे एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को ढकेल सकता है बिना टच किए हुए। ये मैग्नेट का फोर्स ये एक डिस्टेंस पे कैसे काम करता है। तुमने भी इसके बारे में खूब सोचा होगा कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, कैसे मैग्नेटिक फोर्स एक दूरी से ही एक्ट कर पाता है। क्या इस मैग्नेट को पता है कि इसके आसपास एक दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है? तो क्या एक मैग्नेट को पता होता है कि उसके आसपास क्या क्या चीजें रखी हुई होती हैं? क्या हो क्या रहा है यहां पे यार? तो देखो, आजकल हम इसके बारे में कुछ ऐसे सोचते हैं। हम ये नहीं बोलते कि मैग्नेट्स एक दूसरे को डायरेक्टली ढकेल रहे हैं या डायरेक्टली एक दूसरे को खींच रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि एक मैग्नेट अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस को बनाता है, एक फील्ड को बनाता है, और इसी कारण सेकेंड मैग्नेट को इसके होने का पता चल जाता है, और इसी कारण सेकेंड मैग्नेट इसके इफेक्ट को महसूस करता है। अब आओ उसी को समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। एक दिन जब मैं घर आया तो मुझे घर में चमेली के फूल की स्मेल आ गई। अब देखो, मुझे वैसे चमेली का फूल पसंद है नहीं, लेकिन मेरी बहन को यह फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यानी कि इस स्मेल के कारण मुझे दूर से ही पता पड़ गया कि घर में मेरी बहन आई हुई है कहीं ना कहीं। फूलों ने पूरे घर में एक खुशबू फैला रखी थी। स्मेल का एक इन्फ्लुएंस या फिर फील्ड क्रिएट कर दिया था इन्होंने। तो जिसके कारण जैसे ही मैं घर में घुसा तो वैसे ही मेरे नाक को पता पड़ गया कि ये किस चीज की स्मेल है। अब बिल्कुल इसी तरह हम ये सोच सकते हैं कि हमारा मैग्नेट ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक खुशबू को फैलाता है, और जब ये दूसरा मैग्नेट ये इस खुशबू के दायरे में आता है तो फिर ये इसकी स्मेल को सूंघ तो नहीं पाता है, लेकिन तब ये एक फोर्स को महसूस करता है। अब इसी मैग्नेटिक खुशबू को हम एक टेक्निकल नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं द मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि ये मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और जब सेकंड मैग्नेट इस फील्ड में आता है तो इस फील्ड के कारण ये एक फोर्स को महसूस करता है, ये एक पुश को महसूस करता है। अब देखो, सिमिलरली ये सेकंड मैग्नेट ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। मैंने इसे यहां पे दिखा नहीं रखा है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पहला वाला मैग्नेट ये भी एक फोर्स को महसूस करने वाला है। तो यानी कि एक मैग्नेट ये अपने चारों तरफ फील्ड को जनरेट करता है, जिसके कारण ये दूसरे मैग्नेट्स को पुश या पुल कर पाता है। अब देखो, एक मैग्नेट की फील्ड और फूलों की खुशबू, इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। देखो, खुशबू कुछ ऐसे फैलती है। फूल हवा में कुछ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को स्प्रेड करेंगे, और जब ये पार्टिकल्स तुम्हारे नाक में जाएंगे तो तुम्हें एक स्मेल की फीलिंग आने वाली है। लेकिन देखो, यहां मैग्नेट्स के केस में कोई भी पार्टिकल स्प्रेड नहीं होने वाले हवा में। एक मैग्नेट कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स को स्प्रेड नहीं करता है हवा में, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट करती है। तो है ना ये एक इंटरेस्टिंग चीज। अब यहां पे तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि राम, अगर कोई पार्टिकल स्प्रेड नहीं हो रहे हैं तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट करती है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ये रियल है भी या नहीं? तो इसके लिए हमने किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो, मान लो कि ये दोनों मैग्नेट्स ये कुछ ऐसे रखे हुए हैं पास पास में। तो हमें पता है कि ये पहले वाला मैग्नेट ये दूसरे वाले मैग्नेट को ढकेलने वाला है, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है। तो अब क्या होगा अगर मैं अचानक से पहले वाले मैग्नेट को गायब कर दूं? क्या होगा इसके फोर्स के साथ? तो देखो, तुम ये बोलोगे कि राम, जैसे ही मैग्नेट गायब हुआ वैसे ही इसका फोर्स ये भी अचानक से गायब हो जाना चाहिए, तुरंत के तुरंत। लेकिन जब हमने केयरफुली बहुत ही बारीकी से एक्सपेरिमेंट किया ना, तो हमें पता चला कि देखो, मैग्नेट तो तुरंत गायब हो जाता है, लेकिन इसका फोर्स ये भले ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन एग्जिस्ट करता है और उसके बाद गायब होता है। यानी कि मैग्नेट तुरंत गायब होता है, लेकिन इसका फोर्स ये थोड़े समय के एग्जिस्ट करने के बाद गायब होता है। अब इस चीज को तुम कैसे समझाओगे यार? तो इसे समझने के लिए आओ अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। अगर मैं अपनी बहन के चमेली के फूलों को खिड़की के बाहर फेंक दूं तो क्या होगा? तो देखो, मेरी बहन मुझ पे नाराज तो होगी, लेकिन इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि रूम में से चमेली की खुशबू ये तुरंत खत्म हो जाने वाली है? तो नहीं, ये खुशबू अभी भी थोड़े समय के लिए रहने वाली है, भले ही हमने फूलों को खिड़की के बाहर क्यों ना फेंक दिया हो। देखो, इन फूलों की प्रेजेंस, इन फूलों की मौजूदगी हमें अभी भी महसूस हो सकती है। अब बिल्कुल इसी तरह यहां पे ये मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को बना लेता है, और जब ये मैग्नेट गायब होता है तो उसका फील्ड ये तुरंत की तुरंत गायब नहीं होता है, बल्कि ये बहुत थोड़े समय के लिए फिर भी एग्जिस्ट करता है। और ये समय बहुत ही छोटा होने वाला है, नैनो सेकेंड से भी छोटा मान लो। हम इसे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में महसूस नहीं कर सकते हैं। और इस छोटे समय के ड्यूरेशन में ये दूसरा वाला मैग्नेट
ये पहले मैग्नेट के फोर्स को फिर भी महसूस कर सकता है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ये मैग्नेट के गायब होने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, भले ही थोड़े समय के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है चाहे कितने भी छोटे समय के लिए क्यों ना एग्जिस्ट कर रहा हो। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेट के गायब होने के बाद भी, तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये रियल में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो फिर फोर्स ये तो साथ के साथ तुरंत के तुरंत मैग्नेट के साथ गायब हो जाता। अब ये फील्ड का कॉन्सेप्ट ये इतना अमेजिंग है कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं बाकी के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझने के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हो गए जो कि एक डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं। जैसे कि तुम इलेक्ट्रिक चार्जेस को ले लो, दो चार्जेस एक दूसरे को एक डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है यार? तो यहां हम ये समझते हैं कि ये चार्जेस ये अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करते हैं और इसी की मदद से ये दूसरे चार्जेस को अफेक्ट कर पाते हैं, उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल कर पाते हैं। अब इस केस में हम इस फील्ड को बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रिक चार्जेस को ही अफेक्ट कर सकती है। अब सिमिलरली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये अलग एग्जांपल हो गई। देखो, अर्थ और मून ये दोनों ही एक दूसरे को एक डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है यार? तो अर्थ और मून ये दोनों ही अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करते हैं और इसी की मदद से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब देखो, इस फील्ड को हम बुलाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और ये केवल मासेस को ही अफेक्ट कर पाता है। तो ग्रेविटी का फील्ड ये उन ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करता है जिनके पास मासेस हों, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को अफेक्ट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अफेक्ट करता है। अब आप वीडियो को समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे मैग्नेट्स एक दूसरे को पुश या पुल कर पाते हैं एक डिस्टेंस से। देखो, ये डायरेक्टली तो ऐसा नहीं करते हैं नहीं। एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, अब जिसके कारण दूर दूर तक इसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। अब अगर एक दूसरा मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो इमीडिएटली एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक मैग्नेट दूर रखे हुए मैग्नेट को एक डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है। तो ऐसा होता है क्योंकि मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करता है और यही फील्ड दूसरे मैग्नेट्स पे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब इस फील्ड को हम बुलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इस फील्ड में कोई मैग्नेट आता है तो वो एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। तो असल में ये फील्ड ही है जो कि बाकी के मैग्नेट्स को पुश या पुल कर पाता है। लेकिन देखो, मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में हमने इस फील्ड को एक ग्रीन कलर के क्लाउड से दिखाया था। लेकिन यार, ये क्लाउड ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को नहीं देता है। जैसे कि ये क्लाउड हमें ये नहीं बताता है कि मैग्नेट का फोर्स ये कहाँ पे स्ट्रांग होगा और कहाँ पे वीक होगा। जैसे कि हमें पता है कि मैग्नेट के पास में ये फोर्स ये स्ट्रांग होने वाला है और मैग्नेट से दूर में ये फोर्स वीक होने वाला है। और ये हमें ये भी नहीं बताता है कि मैग्नेट की फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है। देखो, मैग्नेट के अराउंड अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स ये अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, तो इस डायरेक्शन को भी ये नहीं बता पाता है। तो इसीलिए हम इस ग्रीन क्लाउड के जगह पे एक अलग तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। इसके लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं कुछ लाइंस और इसे हम बुलाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करें और इनसे इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। तो आओ मैग्नेटिक फील्ड को एक कलर के बजाय कुछ लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये लाइन हमें ये भी बतानी चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो देखो, इसके लिए हम उल्टा काम करने वाले हैं। हम पता लगा लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हम मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पॉइंट कर रही है। तो आओ यही करते हैं, पता लगाते हैं कि इस बड़े से मैग्नेट के अराउंड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा मैग्नेट लूंगा और इस पॉइंट पे रख देने वाला हूं, और जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट पॉइंट करेगा ना, वही हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, और उसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब देखो, इसी को दिखाने के लिए मेरे पास है एक कॉम्पस, और कॉम्पस में होता है एक छोटा सा मैग्नेट। ये जो नीडल है ना, ये एक छोटा सा मैग्नेट है और ये एक पॉइंट पे फ्रीली रोटेट कर सकता है। देखो, इस नीडल की ये जो रेड वाली पोर्शन है ये हो गई नॉर्थ पोल, और ये ब्लैक वाली पोर्शन ये हो गई साउथ पोल। तो अगर मैं इस कॉम्पस को इस पॉइंट पे रखूं तो इस कॉम्पस का नॉर्थ पोल इस बड़े से मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होने वाला है, ये इसकी तरफ मूव कर जाने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अनलाइक पोल्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे इस कॉम्पस का जो साउथ पोल है ना, ये बड़े से मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करने वाला है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सेम पोल्स ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे कॉम्पस का नॉर्थ पोल ये लेफ्ट साइड में फोर्स को फील कर रहा है और कॉम्पस का साउथ पोल ये राइट साइड में फोर्स को फील कर रहा है। तो यार, किस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को माने?
तो साइंटिस्ट ने बहुत पहले यह मान लिया कि जिस डायरेक्शन में किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा ना, उसी डायरेक्शन में होने वाली है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे, क्योंकि कॉम्पास का नॉर्थ लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स ये लेफ्ट में होने वाली है और लेफ्ट डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगा इस पॉइंट पे। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है तो मैं कॉम्पास को यहां पे लेके आ जाऊंगा। तो देखो, यहां पे हमारी कॉम्पास की नॉर्थ पोल ये रिपेल हो रही है। ये नॉर्थ पोल इस बड़े मैग्नेट की नॉर्थ पोल से रिपेल हो रही है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स होगा लेफ्ट डायरेक्शन में और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। अब देखो, इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना ये तो आसान था। ये तो मैं बिना कॉम्पास के अंदाज से ही बता सकता था यार, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ पे अट्रैक्ट होगी और यहाँ पे रिपेल होगी। लेकिन अगर कोई और पॉइंट लेते, जैसे कि ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, तो यहाँ पे अंदाज से बता पाना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता। यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। तो आओ कंपास को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल कंपास का ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। अब अगर मुझे अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है तो मुझे इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहना पड़ेगा। मुझे कंपास को हर एक पॉइंट पर ले जाके वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन यार, इसमें मजा तो आएगा, लेकिन बहुत टाइम भी लगने वाला है। तो इसी के लिए खान एकेडमी की वेबसाइट पे एक सिमुलेशन है जहां पे तुम सेम एक्सपेरिमेंट को सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही जल्दी कर सकते हो। तो अब यही करते हैं, हम इस सिमुलेशन की मदद से हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा सिमुलेशन। यहाँ लेफ्ट साइड में इस सिमुलेशन का कोड लिखा हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं है। राइट साइड में है ये सिमुलेशन जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो अब करते हैं। वैसे मैंने इस सिमुलेशन का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ताकि तुम वीडियो देखने के बाद इसके साथ खुद भी खेल सको। अब देखो, यहाँ पे सेटअप बिल्कुल ही सिमिलर है। हमें दिया हुआ एक बार मैग्नेट और एक कॉम्पास, जिसकी मदद से मैं अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकता हूँ। और देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं स्पेस बार को दबाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक एरो आ जाने वाला है। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कॉम्पास अभी यहाँ पे है और इसकी नॉर्थ पोल ये पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। तो अगर मैं स्पेस बार दबाऊं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एरो आ जाने वाला है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा बाद में ये दिखाने के लिए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में थी। तो मैं कॉम्पास को अलग जगह पे ले जाऊंगा और फिर स्पेस बार दबा के, तो ये आ गया मेरा एरो। फिर कोई और जगह पे ले जाऊंगा और स्पेस बार दबा के, ये आ गया मेरा एरो। तो ऐसे करते करते मैं हर एक जगह पे स्पेस बार दबाने वाला हूँ और मैं हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब देखो, स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रैंडमली अरेंज्ड हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम और एरोस को ड्रॉ करोगे ना, तो वैसे वैसे एक पैटर्न निकल के आने वाला है। तो आओ जल्दी से हम एरोस को कंप्लीटली ड्रॉ करते हैं। अब आओ अपने इमेज को कॉपी कर लेते हैं हम ड्राइंग बोर्ड पे और देखते हैं कि क्या इन एरोस के बीच में कोई इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिख रहा है हमें। तो देखो, ये सारे एरोस ये नॉर्थ पोल से अवे पॉइंट कर रहे हैं और ये स्लोली टर्न कर रहे हैं साउथ पोल के टुवर्ड्स। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स पॉइंट करती है। अब देखो, इन एरोस के कारण ये डायग्राम बहुत ही घिचपिच हो गया यार, बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो इसे अच्छे से दिखाने के लिए हम एरोस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इन एरोस को रिप्लेस कर देने वाले हैं कंटिन्यूअस लाइन से, लाइंस जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स जाएं, कुछ ऐसे। और देखो, इस लाइन की डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर एक एरो बना देने वाला हूं। तो आजकल हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद लेते हैं और ये लाइंस जाती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स हर जगह पे। अब देखो, वैसे ये डायग्राम भी थोड़ा खिचपिच लग रहा है, तो मैंने पहले से ही एक सुंदर सा डायग्राम तुम्हारे लिए बना के रखा हुआ है। अब आओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं और साउथ में एंड करती हैं। लेकिन देखो, ये कहानी केवल मैग्नेट के बाहर की कहानी है। अगर तुम मैग्नेट के अंदर देखो तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये साउथ से नॉर्थ रन करती हैं और ये एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बाहर में नॉर्थ से साउथ रन करती हैं और अंदर में ये साउथ से नॉर्थ रन करती हैं और ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप को फॉर्म करके रखती हैं। वैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में कुछ 3 ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना के रखा हुआ है, लेकिन देखो, असल में ये भी क्लोज लूप होती। वो असल में ये स्क्रीन के बाहर जा रही थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ रन करती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ रन करती है, ऐसा क्यों? तो देखो, इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैं मैग्नेट को तोड़ दूंगा 2 हिस्सों में
और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी इन दोनों हिस्सों के बीच में, वही डायरेक्शन होने वाली है इस पूरे मैग्नेट के अंदर। तो देखो, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैं इन दोनों के बीच में एक कॉम्पस को रख दूंगा। अब कॉम्पस का नीडल नॉर्थ पोल ये जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो, तुम ये गेस करोगे कि कॉम्पस का नॉर्थ पोल ये मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ से रिपल, तो यानी कि ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। यानी कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये नॉर्थ से साउथ रन करनी चाहिए। लेकिन असल में अगर तुम कॉम्पस को देखो तो इसका नॉर्थ पॉइंट करेगा मैग्नेट के नॉर्थ के टुवर्ड्स, तो यानी कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रन करनी चाहिए साउथ से नॉर्थ। लेकिन तुम सोच रहोगे राम ऐसा कैसे हुआ? तो देखो, जब मैंने मैग्नेट को तोड़ा तो मुझे अलग से एक नॉर्थ पोल और अलग से एक साउथ पोल नहीं मिले, बल्कि मुझे मिले दो छोटे छोटे मैग्नेट जिनका खुद का था एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। सिमिलरली इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। तो इसलिए कॉम्पस का जो नॉर्थ है ना, ये इसके नॉर्थ से रिपेल हो रहा है और इसके साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है, और इसलिए हमें दिख रहा है कि कॉम्पस की नीडल पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी कि मैग्नेट, ओरिजिनल मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रन कर रही है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमने अभी तक एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना तो देख लिया है, लेकिन यार इस मेथड का फायदा क्या है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड के एरो वाले डायग्राम से तो हम आसानी से बता सकते थे कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो क्या हम सेम चीज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायग्राम से बता सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। देखो, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे तुम्हें एक टैंजेंट को ड्रॉ करना, टैंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और टैंजेंट की डायरेक्शन इसे रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अलोंग, और फिर ये एरो की डायरेक्शन यही बता देगी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर इस पॉइंट पे तुम एक कॉम्पस को भी रखोगे ना, तो वो कॉम्पस बिल्कुल इसी एरो के अलोंग अलाइन करेगा खुद को। तो हाँ, ये मेथड थोड़ा सा पेचीदा दिखने में तो है, लेकिन इस मेथड के और भी कई फायदे हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी के बारे में। जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी वहां वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये भी ज्यादा होने वाली है, और वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ये भी स्ट्रांग होने वाली है। देखो, जैसे कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बहुत ही पास पास होती हैं, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये भी स्ट्रांग होने वाली है। और पोल से कहीं भी तुम दूर चले जाओ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये फैली हुई नजर आएंगी, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये कम होने वाली है। अब देखो, इसी चीज को मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटली भी दिखा सकता हूं। अगर तुम आयरन फाइलिंग्स लो, यानी कि आयरन के बुरादा, और उसे बार मैग्नेट के ऊपर छिड़क दो, तो तुम्हें कुछ ऐसा पैटर्न दिखने वाला है। देखो, ये जो आयरन का बुरादा है ना, ये मैग्नेट की पोल्स के अराउंड बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और कहीं भी तुम दूर जाके देखोगे ना तो वहां पे बहुत ही कम दिखने वाला है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये बहुत ही ज्यादा है। अब देखो, असल में होता क्या है कि ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जब ये मैग्नेट के पास आते हैं ना, तो ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह या फिर कॉम्पस की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इसलिए हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। अब आओ एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब कि अगर मैं एक और बार मैग्नेट को ले आऊं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। अगर मान लो कि इंटरसेक्शन हुआ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं एक कॉम्पस को रख दूं तो कॉम्पस की नीडल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। लेकिन यार, एक कॉम्पस की नीडल एक टाइम पे दो डायरेक्शन में कैसे पॉइंट कर सकती है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। असल में होगा क्या कि ये दोनों फील्ड लाइंस मिलकर थोड़ा चेंज हो जाएंगी ताकि कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो। और ये सेम चीज होता है एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस में भी। एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यार, इस वीडियो में तो हमने बहुत कुछ देख लिया है। हमने देखा कि कैसे आजकल हम मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इमेजिनरी काल्पनिक लाइंस को ड्रॉ करके दिखाते हैं, और ये लाइंस हमें बताएंगी कि किस डायरेक्शन में एक छोटा मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा। जैसे कि ये लाइन मुझे बताएगी कि एक छोटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला है। सिमिलरली ये लाइन मुझे बताएगी कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट को रख दूं तो उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती हैं, और जहां पे फील्ड लाइंस बहुत ही पास पास होंगी ना, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होगी, और ये फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। 1820 में एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, और इन्होंने एक्सीडेंटली एक अमेजिंग डिस्कवरी की, जिसके कारण फिजिक्स में आज एक नया ब्रांच है
जो कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो आओ देखते हैं कि ये डिस्कवरी थी क्या और इससे हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक दिन ऑस्ट्रिड अपने क्लास में लेक्चर दे रहे थे और वो कर रहे थे एक एक्सपेरिमेंट। वो कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को भेज रहे थे कुछ दिखाने के लिए, और पास में रखा हुआ था एक कॉम्पस जिसमें कि था एक मैग्नेटिक नीडल। तो जैसे ही उन्होंने करंट को भेजा इस कॉपर वायर से, तो वैसे ही ये कॉम्पस का मैग्नेटिक नीडल ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये झटके के साथ थोड़ा सा मूव किया। तो बस इतना सा था एक्सपेरिमेंट। अब इससे कि पहले मैं तुम्हें कुछ और बताऊं उसके बारे में, आओ इस एक्सपेरिमेंट को खुद से करके देख लेते हैं। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक बैटरी जो कि करंट को सेटअप कर सके, एक कॉपर की वायर जिसमें कि करंट सेटअप हो, और एक कॉम्पस जिसमें कि एक मैग्नेटिक नीडल हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करूंगा, तो वैसे ही कॉपर की वायर में आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक करंट। और तुम ध्यान देना कि मैग्नेट की नीडल इसके साथ क्या हो रहा है। तो आओ सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने सर्किट को कंप्लीट किया, वैसे ही मैग्नेट की नीडल ये हिल गई यार, ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो गई। तो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब आओ देखते हैं कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो देखो, अभी तक हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम हीटिंग इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हीटर्स में या फिर टोस्टर्स में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम लाइट को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट बल्ब में। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट्स को रोटेट करवा सकते हैं, उन्हें मूव करवा सकते हैं। अब अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका इम्प्लीकेशन, इसकी इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, तो देखो, तुम्हारे घर का पंखा बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे गोल गोल घूमता है। तुम्हारी वॉशिंग मशीन या फिर ड्रिलिंग मशीन ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तुम्हारे लैब में रखा हुआ वोल्ट मीटर या फिर एमीटर ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे गोल गोल घूमता है और हमें रीडिंग देता है। तो यानी कि इसकी मदद से हम बहुत सारे अमेजिंग अप्लायंसेस को बना सकते हैं। लेकिन केवल इस डिस्कवरी का यही फायदा नहीं है, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी निकल के आई। देखो, आज तक हमें यह पता था कि एक कॉम्पस का मैग्नेटिक नीडल ये एक मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाएगा ना, तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो ये मूव करना चालू कर देगा। हमने मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में देखा है कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कॉम्पस को रखूं ना, तो उसका मैग्नेटिक नीडल ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड ही है जो कि किसी दूसरे मैग्नेट को मूव करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा मैग्नेट मूव किया, ये डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड तो दिख रहा है नहीं। तो फिर ये कहाँ से आया यार। तो देखो, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल ये तब मूव कर रही है जबकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है। तो यानी कि हो सकता है कि इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जो कि इस कॉम्पस को मूव करवा सकती है। तो देखो, आज तक हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग फिनोमेना की तरह पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हमें यह पता चला कि हो सकता है यार कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों रिलेटेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरह। और ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इसके कारण फिजिक्स में एक नया ब्रांच ऐड हो गया जो कि स्टडी करता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशनशिप को। इसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस डिस्कवरी के बाद ऑर्स्टेड और बाकी सारे साइंटिस्ट बहुत ही एक्साइटेड हो गए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया इस नए मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज ये निकल के सामने आई कि जब मैं इस वायर में करंट को बढ़ाऊंगा ना, तो इस मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन ये भी बढ़ जाने वाली है, ये बड़े झटके के साथ मूव करने वाली है। अब देखो, ऐसा ही होगा अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट रख दूं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ये काफी स्ट्रांग हो। उसके कारण ये मैग्नेटिक नीडल ये झटके के साथ, ये बड़े झटके के साथ मूव करेगी, इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ जाने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इसकी डिफ्लेक्शन को बढ़ा सकती है। तो यानी कि यार, यहाँ एक्सपेरिमेंट में जब मैंने करंट को बढ़ाया ना, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, और तभी तो जाके हमें एक बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यानी कि हमारा रिजल्ट नंबर 1 ये है कि जब तुम करंट को बढ़ाओगे तो उसके कारण जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाने वाली है। अब एक और चीज सामने निकल के आई, जब मैं इस मैग्नेटिक नीडल को वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे रखूँ ना, तो फिर अलग अलग अमाउंट से डिफ्लेक्ट होती है ये नीडल। जब मैं इसे पास में रखता हूँ तो फिर ये बड़े झटके के साथ मूव करती है, और जब मैं इसे दूर में रखता हूँ तो ये एक छोटे झटके के साथ मूव करती है। अब देखो, ऐसा ही तो होगा जब यहाँ पे अगर मैं एक बड़ा सा मैग्नेट रख दूं। अगर जब मैं इस कॉम्पस को इस मैग्नेट के पास में ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन हाई होने वाला है, क्योंकि मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रांग होती है, और इसलिए इसके कारण जो फोर्स लगेगा कॉम्पस के नीडल पे वो भी स्ट्रांग होने वाला है। और अगर मैं इस कॉम्पस को दूर ले जाऊंगा तो फिर ये कॉम्पस ये बहुत ही स्लो डिफ्लेक्शन के साथ मूव करेगी, क्योंकि फील्ड ये डिक्रीज हो गई है। तो यानी कि बिल्कुल ही सेम चीज यहां भी हो रही है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस करंट के कारण, ये भी डिस्टेंस के साथ साथ ये वीक होती जाती है।
इस वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है और वायर से दूर ये मैग्नेटिक फील्ड ये वीक हो जाने वाली है। यानी कि हमारा सेकंड रिजल्ट ये हो जाएगा, फील्ड वीकेंस विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड ये वीक होती चली जाती है। अब आओ पता लगाते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये दिखती कैसे है। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वीडियो में हमने देख रखा है कि इसे कैसे करते हैं। हमने एक मैग्नेट के अराउंड एक कॉम्पस को अलग अलग जगह पर रखा था और उसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर पाए थे। या फिर हमने मैग्नेट के अराउंड आयरन फाइलिंग्स यानी कि आयरन के बुरादे को छिड़क दिया था और फिर हम ये देख पा रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही हैं। तो सेम चीज हम यहां भी करने वाले हैं। मैं यहां इस वायर को वर्टिकल कर देने वाला हूं कुछ ऐसे, और फिर मैं इसे एक कार्डबोर्ड के थ्रू पास कर देने वाला हूं कुछ ऐसे, ताकि मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर सकूं, छिड़क सकूं, और फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख जाने वाली हैं। या फिर मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉम्पस को अलग अलग जगह पर रख सकूं और फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में मदद मिल जाने वाली है। तो आप सेम चीज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वायर से कुछ दूरी पे कॉम्पस को अलग अलग जगह पे रखने वाला हूं और देखते हैं कि क्या होता है। तो मुझे कॉम्पस का कुछ ऐसा पैटर्न मिला। हाँ, देखो हमने ये देख रखा है कि कॉम्पस का ये रेड वाला पोर्शन ये है नॉर्थ पोल और ये ब्लू वाला पोर्शन ये है साउथ पोल। और हमने पहले ये भी मान रखा है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट की नॉर्थ पॉइंट करेगी वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे। यानी कि इस पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन पे है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स ये कुछ ऐसे पॉइंट कर रही हैं। और मैग्नेट्स को हटा देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब तुम्हें यहाँ पे एक पैटर्न निकल के दिख रहा होगा। ये सारी एरोज ये एक सर्कल में पॉइंट कर रही हैं। अगर मैं इन्हें ज्वाइन करके एक कंटिन्यूअस लाइन को ड्रॉ करूँ ना, तो मुझे एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलने वाली है और इस सर्कल के सेंटर ये हो जाएगी इस वायर पे, यहाँ पे। तो मैं इन लाइंस को भी यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, तो देखो ये तो था कि हम इस पॉइंट पे कुछ इतनी दूरी पे कॉम्पस को ले जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किए। अब अगर मैं कॉम्पस को कहीं पास में ले जाऊं यहाँ पे और फिर पता लगाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, तो वो भी एक सर्कल में ही आने वाली हैं। अगर मैं कॉम्पस को कुछ और दूर पे ले जाऊं और फिर यहाँ पे पता लगाऊं, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक सर्कल में आने वाली हैं। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सर्कुलर होने वाली हैं कुछ ऐसे, ये देखो। और क्योंकि इन सारी सर्कल्स का सेंटर ये केवल एक ही पॉइंट है, ये ऑन द वायर, तो यानी कि हम इन सर्कल्स को बुलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यानी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती हैं। और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3, फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। इस बार हमने अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ किया और उन्हें ज्वाइन करके हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। तो क्या अगर मुझे केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया हुआ हो, तो क्या मैं अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकता हूं? तो हाँ, बिल्कुल। देखो इसके बारे में बात कर रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वीडियो में। हमने ये कहा था कि जहां भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना हो, उस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर देना और वो टैंजेंट की डायरेक्शन यही हो जाएगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। जैसे कि देखो यहां पे अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना हो, तो मैं इस सर्कल पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और यही हो जाएगी मेरी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं इस लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और यही हो जाने वाली है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली तुम किसी भी पॉइंट पे ये सेम चीज कर सकते हो। हाँ, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की भी एक डायरेक्शन है, ये कुछ ऐसे ही रन कर रहे हैं। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहे हैं, लेकिन ये तो तभी ट्रू है जब हमारी करंट ये इस डायरेक्शन में जा रही हो, इस वायर में। अगर मैं इस वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं कुछ ऐसे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो गई। अगर अब तुम इसे ऊपर से देखो तो ये क्लॉकवाइज जाती हुई तुम्हें दिखने वाली है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। अगर करंट की डायरेक्शन को तुम रिवर्स कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाने वाली है। लेकिन देखो ये अभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही फॉर्म कर रही हैं। अब देखो एक आखिरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वीडियो में हमने देखा था कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना, वहां पे हम फील्ड लाइंस को पास पास में ड्रॉ करते हैं, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है वहां पे हम फील्ड लाइंस को दूर दूर ड्रॉ करते हैं, यही चीज को दिखाने के लिए। तो देखो सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वायर के पास में स्ट्रांग है, और इसे दिखाने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे पास पास में बनाया है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
ये वायर से दूर जाते ही कम हो जाता है। फील्ड वीकेंस विद डिस्टेंस। तो इसी को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा दूर दूर बना के दिखाया है। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करे, करंट पास करे, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये डिस्कवरी ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक कनेक्शन को स्टैब्लिश कर दिया। अब फिर इस वीडियो में हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखा और फिर हमने ये भी देखा कि एक स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी करती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती हैं। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं बैटरीज का। देखो बैटरीज में होते हैं केमिकल जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। लेकिन यार ये तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए सही है, जैसे कि अगर कुछ टॉयज वगैरह हो या फिर घड़ी हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो तो उसके लिए तो बैटरी का इस्तेमाल करना ठीक है। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना हो एक बड़े स्केल पे, जैसे कि दुनिया में लाखों करोड़ों घर हैं और उन सारे घरों में अगर मुझे करंट को पहुंचाना है तो उसके लिए तो यार बहुत बड़ी बैटरी चाहिए होगी, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार ये तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो हमारा सवाल आज का ये है कि क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं बिना बैटरी का इस्तेमाल किए हुए, बिना केमिकल्स का इस्तेमाल किए हुए? तो आओ देखते हैं। तो हमने पहले ये देख रखा है कि अगर हम करंट को पास करें एक कॉइल के थ्रू तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इसका मतलब कि हम करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही क्यूरियस साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। उन्होंने सोचा कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, मतलब कि क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता हूं? क्योंकि देखो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ ना तो हम करंट को जनरेट कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बिना बैटरी और केमिकल का इस्तेमाल किए हुए। तो फैराडे बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए इसी चीज का पता लगाने के लिए। तो आओ आज हम फैराडे की तरह सोचते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हमें करने पड़ेंगे इस चीज को चेक करने के लिए। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक सर्किट जिसमें कि हम करंट को एस्टैब्लिश कर सकें। तो इसके लिए आओ एक कॉइल को ले लेते हैं और हाँ, इसमें मुझे एक करंट सेंसिंग डिवाइस को भी लगाना पड़ेगा जो कि हमें बता सके कि करंट कब फ्लो कर रही है। तो इसके लिए फैराडे ने यूज किया था गैल्वेनोमीटर का, जो कि हमें बताता है कि करंट कब इसमें फ्लो कर रही है। और इसकी नीडल के डिफ्लेक्शन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेकिन यार गैल्वेनोमीटर थोड़ी बोरिंग डिवाइस होगी। अब यहाँ पे हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पे मान लेंगे कि जब बल्ब येलो ग्लो कर रही है तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी और जब ये ब्लू ग्लो कर रही है तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में मजा आने वाला है। और देखो यहाँ पे मुझे बैटरीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमें तो ये चेक करना है ना कि क्या हम करंट को जनरेट कर पाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, ना कि बैटरी की मदद से। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां मैंने लाके रख दिया एक बार मैग्नेट को। तो देखो इसे कॉइल के पास लाके रख देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यार यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बल्ब तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब कि सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। लेकिन यार मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पे। यहां मैंने एक बार मैग्नेट को रखा है तो इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। मैग्नेट को यहां से हटा। वो ये बल्ब अभी अभी फ्लैश किया। यार एक बार फिर से मैग्नेट को वापस ला। ओ ये बल्ब फिर से फ्लैश किया, इस बार ब्लू कलर से। यानी कि करंट इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। लेकिन देखो एक्साइटिंग चीज ये है कि हमने करंट को जनरेट कर लिया है बिना बैटरी के इस्तेमाल के, भले ही 1 सेकंड के लिए क्यों नहीं किया हो। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है ना कि करंट तभी जनरेट हो रही है जब ये मैग्नेट मूव कर रहा हो, ना कि जब ये मैग्नेट रेस्ट पे हो। तो ये देख के फैराडे भी बहुत ही सरप्राइज थे। अब चलो कुछ और खेलते हैं इसके साथ। क्या होगा अगर मैग्नेट रेस्ट पे हो और हम कॉइल को मूव करवाएं, क्या तब करंट जनरेट होगी? तो आओ देखते हैं। तो हाँ बिल्कुल, करंट यहां पे भी जनरेट हो रही है। बल्ब फ्लैश कर रहा है जब हम कॉइल को मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि या तो कॉइल या फिर मैग्नेट, दोनों में से किसी एक को मूव करना पड़ेगा और तभी हमें करंट मिलने वाली है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ यार? अब इसे जानने के लिए फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। आओ उसे देखते हैं। तो इस बार एक मैग्नेट के बजाय हम एक कॉइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे कि हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। अब देखो आइडिया ये है ना कि जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो वैसे इसमें करंट फ्लो करने वाली है, जिसके कारण कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब हमें यह देखना है कि क्या ये फील्ड इस कॉइल में एक करंट को जनरेट कर पाती है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं इसे प्राइमरी कॉइल बुलाने वाला हूं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और इसे मैं सेकेंडरी कॉइल बुलाने वाला हूं, जिसमें कि हमें करंट को जनरेट करना है बिना बैटरी के।
तो देखो वैसे बेसिकली हम एक मैग्नेट के बजाय बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलो स्विच को क्लोज करते हैं और अरे यहां पे तो फिर से एक फ्लैश देखने को मिली। तो क्या हो क्या रहा है यहां पे? तो देखो यहां अभी अभी सर्किट तो क्लोज है, एक करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, यानी कि इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। लेकिन हमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिल रही है सेकेंडरी कॉइल में। हमें बस 1 सेकेंड के लिए एक करंट देखने को मिली थी। तो यार ये हो क्या रहा है? तो आओ एक बार स्विच को ओपन कर, ओ फिर से एक फ्लैश देखने को मिली। तो फैराडे को ये पता लगाना था कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या कॉमन है इस मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट में और इस कॉइल के एक्सपेरिमेंट में। तो क्यों नहीं तुम भी इसे सोचने की कोशिश करो। हिंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ही सोचना। वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से सोचने की कोशिश करो। अब अगर तुम नहीं सोच पाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। आओ देखते हैं कि फैराडे ने क्या सोचा। अपने बार मैग्नेट और कॉइल के एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। तो देखो फैराडे ने ये नोटिस किया कि जब भी हम मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हो कॉइल के टुवर्ड्स, तब एक फ्लैश देखने को मिल रही है, और जब भी हम इसे अवे मूव कर रहे हो तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रही है। यानी कि करंट तभी जनरेट हो रहा है जब मैग्नेट टुवर्ड्स या अवे मूव कर रहा हो। फिर फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल के टर्म्स में सोचना चालू किया। उन्होंने ये सोचा कि देखो जब हम मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हो तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्योंकि देखो मैग्नेट पास में आ रहा है, और तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रहा है। और जब हम इस मैग्नेट को अवे मूव कर रहे हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, और तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रहा है। तो यानी कि उन्होंने कहा कि हो सकता है यार जब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल ये चेंज करे, या तो बढ़ रही हो या तो कम हो रही हो, तभी हमें एक फ्लैश देखने को मिलेगा, तभी एक कॉइल में एक करंट जनरेट होने वाला है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करे तब हमें एक करंट मिलता है। लेकिन अगर मैग्नेट स्टेशनरी रखा हुआ हो तो देखो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कॉइल के थ्रू, लेकिन ये चेंज नहीं कर रही है और यहाँ पे कोई भी करंट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल, ये कॉइल में एक करंट को जनरेट करने वाली है। अब आओ इसी चीज को अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखो इस केस में हमें फ्लैश तब देखने को मिल रही थी जब हम स्विच को क्लोज कर रहे हों या फिर जब हम स्विच को ओपन कर रहे हों। देखो बीच में हमें कोई भी फ्लैश नहीं मिल रही थी। तो यार यहां पे क्या हो रहा है? तो देखो जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो फिर सर्किट में एक करंट फ्लो करना चालू कर देता है। अब मान लो कि इस करंट की वैल्यू कुछ 1 एम्पियर के बराबर हो। तो जब स्विच ओपन था तो फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी, 0 एम्पियर की करंट थी, और जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया तो फिर इसमें 1 एम्पियर की करंट आ गई। लेकिन यार मेरा सवाल ये है कि क्या करंट 0 से 1 ये तुरंत इंक्रीज करती है जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं? तो नहीं, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट धीरे धीरे 0 एम्पियर से 0.1 एम्पियर, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते ये 1 एम्पियर तक इंक्रीज करती है। देखो हाँ, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही, इसलिए हमें पता नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होती है। यानी कि कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर करंट 0 एम्पियर से 1 एम्पियर तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो यार इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करने वाली है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अब देखो अगर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज करे तो यानी कि इसमें एक करंट जनरेट होने वाली है। तो यानी कि 1 मिलीसेकंड के लिए इसमें एक करंट होगी और हमें एक फ्लैश देखने को मिलने वाला है। अब देखो एक बार जब करंट ये इंक्रीज होकर 1 एम्पियर तक पहुंच गई, उसके बाद तो करंट चेंज नहीं करने वाली है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, ये चेंज नहीं करेगी। यानी कि फील्ड थ्रू द कॉइल ये अब चेंज नहीं करने वाली है। तो यानी कि हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा। एक बार ये स्विच बंद हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए तो फिर कोई भी करंट नहीं मिलने वाला है। इस सेकेंडरी कॉइल में कोई भी फ्लैश नहीं होगी। अब बिल्कुल ही सिमिलर चीज होगी जब हम स्विच को ओपन करेंगे। जैसे ही मैंने स्विच को ओपन किया वैसे ही इसकी करंट ये 1 एम्पियर से रिड्यूस होकर 0 एम्पियर तक पहुंच जाएगी, लेकिन धीरे धीरे, और इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी। और देखो इसका मतलब कि सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये रिड्यूस हो रही है, ये चेंज कर रही है, और इसलिए इस मोमेंट पे इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होने वाली है और हमें एक फ्लैश देखने को मिलेगा। अब ये सब कुछ हो जाता है बहुत ही जल्दी, कुछ मिली सेकेंड्स में, और इसलिए ये फ्लैश ये तुरंत होती है और ये गायब हो जाती है। तो फैराडे की डिस्कवरी ये थी कि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इससे हमें करंट नहीं मिलता है, बल्कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इससे हमें करंट मिलता है। अब देखो यहां पे हमें करंट मिल रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण, तो इसलिए हम इसे एक नया नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस मतलब कि किसी के प्रभाव के कारण होना।
अब देखो, इसे हमने एक नया नाम इसलिए दिया ना ताकि हम इसके बारे में आसानी से बात कर पाएं। अब कल को मैं कहूंगा इंड्यूस करंट, तो तुम ये समझ जाना कि ये बैटरी वाली करंट नहीं, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड वाली करंट है। अब देखो, यहाँ पे करंट है तो यानी कि वोल्टेज भी होगा। देखो, वोल्टेज के कारण ही तो चार्जेस ये मूव कर पाते हैं और हमें एक करंट मिलती है। तो यानी कि यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक वोल्टेज को भी जनरेट कर रहा है, और इस वोल्टेज को हम एक नया नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब इस फिनोमेना को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन असल में यह बताता है कि अगर एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर रही हो, तो उस कॉइल में एक करंट और वोल्टेज इंड्यूस होने वाली है। अब देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार फैराडे पूरी दुनिया को ये बात बता रहे थे। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट जनरेट होता है, इससे क्या हो जाएगा। तो फिर फैराडे ने कहा कि एक दिन सारे घरों में बिजली इसी के कारण आने वाली है, और आज भी 200 साल के बाद भी हम सभी के घर में बिजली इसी के कारण आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।